जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। और ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास नियर अबाउट 8 टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से बोला है कि बॉन्ड का कोड दे दीजिए। आपको बोला है कि सब कुछ देने के लिए, तो डिस्क्लोजर करने के लिए बोला था कि डेटा, सारी डेटा दीजिए, और मतलब कोड क्यों नहीं दिया। तो दिस इज द थिंग। तो कोड क्या है अभी वो हम समझेंगे। व्हाट इज द कोड? तो वी विल स्टडी दिस, व्हाट इज द कोड। ओके, देन वी विल स्टडी दैट जो अभी इलेक्शन कमीशन का, 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उस पे अपॉइंटमेंट मैटर में सुप्रीम कोर्ट का कुछ और जजमेंट है। ठीक है, फिर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई और लॉ लेके आया। यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ लेके आया है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको रिप्लेस कर दिया है यूनियन मिनिस्टर से। तो ये बोला जा रहा है तो बायस है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो आप हेल्ड नहीं करना चाहते। तो मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन वी विल स्टडी सुप्रीम कोर्ट विल हियर द पिटीशन सीकिंग द स्टे ऑफ द सीएए। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको रिलीजियस ग्राउंड पे बोला जा रहा है कि ये रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्टे के लिए गए हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 मार्च को इसको फिर से सुनेगा। मना इसमें किया है कि इसको स्टे नहीं करेगा। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट है तो बोला कि अब तो लॉ है, लॉ को फॉलो किया है। लॉ को भले देख सकते हैं कि लॉ जो बना है वो सही है कि नहीं, हम अपॉइंटमेंट को नहीं नलिफाई कर सकते हैं। दिस इज द केस। देन वी विल स्टडी द डील फॉर द ड्रोनियर है। तो ड्रोनियर कहाँ कहाँ यूज है उसको पढ़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में हम देखेंगे, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी विल स्टडी नो पोर्टिंग अलाउड। पोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में शिफ्ट करते हैं, पोर्टिंग होता है। सिम कार्ड स्वैप, तो ट्राई का ये है कि जब आप सिम, अगर आपका सिम खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो नया सिम लेते हैं, तो तुरंत आपका पोर्टिंग नहीं होगा, ऐसा बोला क्योंकि फ्रॉड केसेस देखने को मिला था। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। ओके, देन वी विल स्टडी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो इंट्रोड्यूस किया है। तो देखेंगे ये हमारा दूसरा ये हेलीकॉप्टर है, अटैकिंग हेलीकॉप्टर। तो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस को बूस्ट कर रहा है। तो मेंस के लिए हमारे पास फॉर्डर पॉइंट हो गया। जब भी डिफेंस रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस आएगा तो हम अपाचे का बात कर सकते हैं। ये लास्ट में है रासपुतीन। ये पुतीन जो इलेक्शन होने वाला है 15 से 17 के बीच में, रशिया में इलेक्शन चल ही रहा है। उसमें देखते हैं कि क्या स्टेटस है पुतीन का, क्या परफॉर्मेंस है अपोजिशन का, कैसे क्या हो रहा है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट होता है। 2 तरीके से ओवरलैपिंग है। तो जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 2 के अंडर में इसको ले सकते हैं। When temple प्रसाद lives a biter after state। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक टेम्पल है, प्रसाद एक स्कीम है जहाँ पे हम पिलग्रिमेज को डेवलप करते हैं फॉर द टूरिज्म। वहाँ पे पास में ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनकी कॉलोनी है, उसको हटाने की बात हो रही है। ट्राइबल पीपल कह रहे हैं कि इससे हमारा इमोशंस जुड़ा है, ये बिलोंगिंग्स है, हमारा लाइवलीहुड है, हमारा रेजिडेंस है। तो ऑल दिस इज द हियो। सो ये आर्ट एंड कल्चर के भी अंडर में आ जाएगा क्योंकि वो टेम्पल है। ज्योग्राफी के भी अंडर में आ जाएगा क्योंकि ये हिल एरिया पे है, ईस्टर्न घाट का हिल है। और सोसाइटी के अंडर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी दोनों के अंडर में आ जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो इतने टॉपिक के अंदर में ये आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। जो पहला पेज पे न्यूज है उसको लेके स्टार्ट करते हैं। व्हाई हैज एसबीआई नॉट डिस्क्लोज द कोड ऑफ बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एसबीआई से कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि आप कोड देने में इतना दिक्कत क्या है। अभी तक आप डेटा ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे 30 जून को देंगे। अब 30 जून को आपको प्रेशर डाला गया तो आपने दे दिया 2 ही दिन में। फिर आप कह रहे हैं कि कोड नहीं दे रहे। ये तो हो गया ना कि आपने मतलब कुछ होता है ना कि आपने कुछ करा हो, डर डर के कोई काम कर रहे हो कि अच्छा अच्छा ये भी देना था क्या, ठीक है ये भी दे दिया। तो कोड क्या है इसको एक बार समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें यह था कि आम जनता को अगर फंडिंग करना है पॉलिटिकल पार्टी को बहुत से नीड होते हैं, उन्हें कैंपेन करना होता है, इलेक्शन लड़ना होता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स लोग जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट इधर उधर घूमते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च आते हैं, बैनर बनते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, सब में पैसे लगते हैं।
तो कहीं ना कहीं उसको फंडिंग चाहिए। फंडिंग आप जनता कहता है, जैसे कोई किसी का सपोर्टर है उसको फंड करेगा, कोई किसी का सपोर्ट है उसको फंड करेगा, कंपनियां भी फंड करती हैं, क्या पता उनको लगे कि कुछ ऐसे यहाँ पे तो काफी कंपनी ने फंडिंग किया है। तो इसमें कहा गया कि डायरेक्ट देने जाएंगे पैसा पैसा, और बाद में अगर पता चल गया, क्योंकि इसको डिस्क्लोज भी किया जाता था, तो ये होता था कि पता चल जाता था इन्होंने इसको फंडिंग किया। अब वो पार्टी पावर में इस बार नहीं आई, अगली बार में आई, और जिसको फंड नहीं किया वो बदला लेता था, रिवेंज का इश्यू हो जाता था। तो ये हम पार्टी देख लेते हैं कि मानिए बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल तृणमूल कांग्रेस है, आप है, सीपीआई को भी लिख लेते हैं, डीएमके को भी लिख लेते हैं, और बहुत सी पार्टियां होती हैं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एसबीआई आ गया, इसको बनाया गया ऑथोराइज्ड बैंक। एक बैंक बनाया गया है जो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचेगा, और ये हम आप में से कोई हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कंपनी भी चल के आएगी यहाँ पे आएगी, हम भी आएंगे, हम पैसा देंगे। अब हम कहें कि कैश हम डायरेक्ट नहीं दे सकते इनको, कैश 2000 तक दे सकते हैं, ज़्यादा देना है तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड लेके देना पड़ेगा। अब मैं ये आया या कंपनी आया, हमने पैसा दिया, एसबीआई बोलेगा केवाईसी भी दो। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर, आइडेंटिटी प्रूफ, ताकि ये पता चले कि लीगल तरीके से कमाया है कि ब्लैक मनी है, ये इंश्योर करने के लिए। अब केवाईसी के थ्रू आपकी आइडेंटिटी एसबीआई के पास चला जाएगा, और एसबीआई आपको बॉन्ड देगा। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक लिखा हुआ एक प्रॉमिस है कि अगर ये बॉन्ड मुझे दिया जाएगा, जैसे नोट पे क्या होता है, वो 1000 2000 जितने भी नोट होते हैं, 500 के नोट, वो आप जाते हैं तो यही उस पे लिखा होता है ना, मैं धारक को दूंगा। वैसे ही एक पेपर ए भी है, उस पे लिखा होगा कि ये, लेकिन इसमें है कि ये आम आदमी आपस में नहीं उसको ट्रांजेक्शन कर सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए है जिसको 1% वोट मिला हो पिछले इलेक्शन में, ये स्टेट असेंबली हो या लोकसभा का इलेक्शन हो। तो यहाँ पे बॉन्ड है, और बॉन्ड पे जैसे आप नोट देखते होंगे, आपके पास जो 500 का नोट निकाल के देखिए, उस पे नंबर भी लिखे रहते हैं, ऐसे इस पे भी कुछ नंबर लिखा रहेगा, उसमें वर्ड्स जैसे न्यूमेरिक 1 2 3 4 1 2 0 1 2 3 और ABC कुछ ऐसे लिखा रहेगा कोड, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होगा। ये बॉन्ड आपके पास चला गया, या कंपनी के पास गया या आपके पास गया। अब केवाईसी जो लिया वो नाम लिख देगा, और वो जो बॉन्ड दिया उसका नंबर इसको पता चल जाएगा, नंबर ये वाला, ये लिख लेंगे यहाँ पे केवाईसी एंड नंबर। तब एसबीआई को पता चल गया कि किसने कौन सा बॉन्ड खरीदा। अब ये इंसान या ये कंपनी यहाँ पे आएगी, किसी भी पार्टी को इन्होंने बॉन्ड दिया, बॉन्ड दे दिया। अब बॉन्ड तो ये रखेंगे नहीं, इनको पैसे चाहिए, तो ये अपने आदमी को एसबीआई भेजेंगे और कहेंगे पैसे निकाल के लाओ, तो ये बॉन्ड देंगे बॉन्ड, और एसबीआई यहाँ से पैसे दे देगी। किसी भी पार्टी को ये दे सकते हैं, खुद जा सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं, वहां पे डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, आप जाके पार्टी में किसी ऑफिसर को कहीं पे भी दे आइए, ठीक है। यहाँ से गए, एसबीआई के पास बॉन्ड आ गया। अब एसबीआई के पास वो बॉन्ड आएगा जिसपे नंबर लिखा था 0 1 2 3 ABC लिखा था उस पर। अब एसबीआई ये भी जान जाएगा, अरे पार्टी किसने दिया, पार्टी ये दी ये वाला बॉन्ड, तो इस आदमी ने, अब पता चलेगा कि इसका केवाईसी है और बॉन्ड ये है, इस आदमी ने किसको फंड किया पता चल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझ आएगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये लोगों को तो समझ में नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट ने बोला कि अरे इससे तो पूरी एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, क्योंकि ये पब्लिक बैंक है, ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ले सकती है। द पावर, द पार्टी इनटू द पावर कैन नो दैट किसने किसको फंड किया, लेकिन इस पार्टी को किसने फंड किया, नो वन कैन नो, ठीक है ना। इसका ये फायदा होगा कि जो भी जितनी भी कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी को फंड करेंगी जो पावर में है, क्योंकि उसको फायदा होगा। अभी हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो सबसे ज्यादा जिन्होंने खरीदा है, अभी ये नहीं पता चला किसने किसको दिया, क्योंकि कोड नहीं दिया ना, कोड नहीं दिया। इन्होंने बताया कि इस आदमी ने इतना खरीदा, इस आदमी ने बता दिया, केवाईसी से इनका बता दिया कि इन्होंने इतना खरीदा, इन्होंने बता दिया कि इस पार्टी को इतना पैसा मिला है, इन्होंने ये बॉन्ड मिला, बॉन्ड को पैसे से कन्वर्ट करके पैसे में भी हो गया, इतना बॉन्ड मिला इतने पैसे मिले, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका कोड क्या है, ताकि ये मैच करा सके कि ये कोड वाला इसको कितना मिला है, तो किसने किसको दिया, क्लियरिटी आ जाती, नहीं दिया।
तो दिस इज द थिंग, यही कोड है जो अब सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कोड भी दे दो, जब इतना कुछ दिया आपने कोड भी दे दीजिए। तो दिस इज द डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने तो आपको कहा था सब कुछ डिस्क्लोज करने के लिए, इंक्लूडिंग द नेम एंड यस द डेट ऑन विच इट हैज बीन परचेज, किसने इसको रिडीम किया है, सब कुछ आप दीजिए। तो आपने दिया कि नहीं कोड, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे वही चीज है कि सब कुछ पूरे डेटा देने की बात हुई है, फिर आपने दिया क्या। यहाँ पे एक चीज और है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इन्वेलप दिया है सुप्रीम कोर्ट को, बोला कि अरे उसका ओरिजिनल मैंने आपको दे दिया, फोटोकॉपी तो कराया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फोटोकॉपी करा के देना चाहिए था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने रजिस्ट्री से कि आप लोग खुद ही स्कैन कर लीजिए और इनको ओरिजिनल भी दे दीजिए, डिजिटल भी दे दीजिए, ताकि ये बहाना न बनाए कि अभी डिजिटल फॉर्म में नहीं है, डिस्क्लोज करने में टाइम लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन का कल परसों में अपॉइंटमेंट हुआ है और उसको लेके लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोले हैं कि इसे स्टे कीजिए, ये रूल को फॉलो नहीं करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को वायलेट करता है। अब क्या मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में ही एक जजमेंट था, अनूप बर्नवाल केस था, अनूप बर्नवाल केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलेक्शन का अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, उसमें जो कमिटी बनेगी जो अपॉइंटमेंट के लिए सेलेक्ट करेगी कैंडिडेट को, 10 कैंडिडेट को में से उसको सेलेक्ट करेगी, 2 को 4 को, कैंडिडेट का नेम लिस्ट आएगा पहले, उसके बाद वो सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को कहेंगे कि इनको आप अपॉइंट कर दीजिए। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितना उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ये थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। अभी इन्होंने लॉ लाया है, उस लॉ में तो मैं जजमेंट बता देता हूं। अनूप बर्नवाल केस में, अनूप बर्नवाल केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। ये जब भी आए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिया है जजमेंट, तो अनूप बर्नवाल केस भी एक अब जुड़ जाएगा। देयर आर सो मेनी cases, one case that is added that you can add is अनूप बर्नवाल केस। इसमें बोला कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए उसकी कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना बहुत जरूरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन हेल्ड करती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा कि डेमोक्रेसी है कि नहीं। अगर बायस इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सके, तो डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यहाँ पे बोला, अब गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा। गवर्नमेंट एक कानून बना के लाई, उस कानून का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कानून का नाम है इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर एक्ट। यहाँ पे इन्होंने जस्ट जजमेंट के बाद लेके आए कि अरे ये जजमेंट आ गया, अब जजमेंट को कैसे रहने देंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है ना ये जजमेंट। ये बोला कि सीजीआई है, सीजीआई साहब अगर बैठे हो टेबल पे, बायसनेस नहीं हो सकता है। सोचेंगे एक बार कि अरे बाद में कभी भी कोई जजमेंट आ गया, सीजीआई साहब बैठे थे, तो कहीं ना कहीं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए बिट ए पॉलिटिकल पर्सन, वहां पे तो पॉलिटिकल नहीं उतना होगा, चीफ जस्टिस है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होना चाहिए तो ला दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को होना चाहिए तो उसको भी ला दिया। अब इन्होंने कहा सीजीआई हटा देते हैं, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक आईएएस। लेट्स स्टार्ट आवर कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर है, टुडे वी हैव नियर अबाउट 8 टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दीस आर द मेजर टॉपिक। देयर आर कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो क्या होगा, वो टॉपिक कहीं ना कहीं दैट इज इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये पीएम और एक कैबिनेट व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब लीडर ऑफ अपोजिशन तो माइनॉरिटी में आ गया, कुछ बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे इसी को लेके हो रहा है कि आप इसको सीजीआई को वापस लाइए। जब जजमेंट में बोला कि सीजीआई को लाना है तो डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड who have purchased and बर्नवाल केस है, who have इसको लेके है, अभी सुप्रीम कोर्ट इसको हियर कर रही है, देखते हैं उस पे क्या जजमेंट आता है। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक ये अपोजिशन कह रही है कि जो अभी सिलेक्शन हुआ है अपने ही बनाए हुए रूल को नहीं फॉलो किया, अभी ये रूल बनाया जनरल कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को एकदम माइन्यूट कर दिया, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन
जो Union government, अधीर and this is रंजन चौधरी हैं, considered as the उनको violation एक and लिस्ट दिया bypassing of the 212 judgment नाम of the उसमें थे, Supreme बोला Court कि इसी में से under the सिलेक्शन होगा Anu और बोला कि Barnwal case. 10 So मिनट्स this में will आप be very सोच के important for the बताइए mains कि ये perspective whenever अपॉइंटमेंट you are कैसे going to किसको किया talk जाए, about जबकि the 3 मिनट्स reform में in the 212 electoral नाम। process. ओके, You तो have यहाँ to पे ऑलरेडी mention इस this एक्ट thing. में लिखा हुआ है कि Next, जब we भी will जो भी study पैनल that का the मेंबर Supreme होगा Court will उसको hear the अपॉर्चुनिटी petitions दिया which जाएगा will कि stay on the ओपिनियन देने के लिए CAA. पहले, तो As we प्रॉपर know that the ओपिनियन, government प्रॉपर टाइमिंग is की going बात to की वो implement the भी नहीं CAA है। तो already. यही We बोल रहे saw हैं it कि today कहीं that ना the कहीं few of दिस the इज कॉम्प्रोमाइज इट्स ओन लॉ, citizenship द गवर्नमेंट granted हैज by the कॉम्प्रोमाइज्ड इट्स ओन CAA लॉ। rule. So we आई will होप दिस study इज this क्लियर। again नेक्स्ट from इंपॉर्टेंट the न्यूज mains जो दो perspective. नए हुए After हैं that we will उनका यू कैन सी दैट दिस इज द ज्ञानेश कुमार, ये याद रखिएगा क्योंकि स्टेट पीसीएस में पूछ देता है नाम भी, सुखबीर सिंह संधू। ओके, राजीव कुमार जो है चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब यहाँ पे विरोध चल रहा है कि सीएए को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके विरोध चल रहा है, सीएए को लेके विरोध चल रहा है। क्या बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या? ये एक तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट देने के 5 तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका को आसान बनाता है, बस इतना समझिएगा। इसमें किसी को भी सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं हो रही है। सिटीजनशिप छीनने की जो बात होती है वो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ द सिटीजन है, एनआरसी, जिसकी हमारे होम मिनिस्टर ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि क्रोनोलॉजी है, पहले हम सीएए कराएंगे, उसके बाद एनआरसी कराएंगे, उसके बाद एनपी वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कराएंगे। ओके, तो दिस उसके कारण स्क्यूर्ड और फियर बन गया। अदरवाइज सीएए हैज टू नथिंग टू डू विद द टेकिंग अवे द सिटीजनशिप। लेकिन एक इशू इसमें है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का जो ये अमेंडमेंट है वो बोलता है कि जो हम नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप देते थे उसमें 11 ईयर्स से कम करके 5 ईयर्स पे रेजिडेंस कर देते हैं। एक बार मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। जो सिटीजनशिप प्रोसेस है 5 तरीके से दिया जाता है। एक होता है बाय बर्थ, दूसरा होता है बाय डिसेंट, फर्स्ट है बाय बर्थ, ये पिछले भी सेशन में हमने डिस्कस किया है, बाय बर्थ। दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, एंड पांचवा है एक्वायरिंग टेरिटरी। एक्वायरिंग टेरिटरी एक्वायरिंग टेरिटरी तो ये सब में नहीं। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है कि कोई भी किसी भी देश का आदमी हो, इंडिया में आके अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है और उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करता है तो उसको 11 साल का ये है, 11 ईयर्स का जो पीरियड है उसके बाद उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जो सीए है वो बोला कि 11 की जगह पे हम 5 साल में दे देंगे, कम कर दिया तो इजीली हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये बोल दिया कि सिर्फ 6 कम्युनिटी के ही लोगों को दिया जाएगा और 3 देशों से आए हुए जो माइनॉरिटी है उन्हीं को। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों पास आ गया और बांग्लादेश इधर आ गया, तीनों मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैं, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम को हटा देते हैं क्योंकि उनका प्रोसिक्यूशन तो होगा नहीं। लेकिन जो काउंटर पॉइंट लोग देते हैं वो बोलते हैं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कई ऐसे भी मुस्लिम कम्युनिटी है जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, सोहरावर्दी है, अहमदिया है, तो उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं सिटीजनशिप का जो फायदा है आप 5 साल वाला आप उनको दे दें। गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, मेजोरिटी का नंबर्स जो माइग्रेशन हुआ है वो भी ज़्यादा है, तो हमारे पास रिसोर्स नहीं है और दूसरी बात प्रोसिक्यूशन का चांसेस नहीं है। तो वो गवर्नमेंट अपने आप ही इस एक्ट में एज्यूम कर लिया है कि केवल जो माइनॉरिटी है उनका जो भी इंडिया में है सबका प्रोसिक्यूशन हुआ है। भले उन का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, अपने ही मन से आ गए, सब कुछ सही है, फिर भी तो कुछ लोग आ जाते हैं। अभी इंडिया से कितने लोग जाना चाहते हैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है। प्रोसिक्यूशन का मतलब उनको उनके खिलाफ हत्या करना, वायलेंस करना उनकी कम्युनिटी के खिलाफ। ऐसा थोड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही एक लॉजिक दिया जा रहा है कि जो वहां से सब आ रहे हैं
मुस्लिम या हिंदू और द जैन बुद्धिस्ट, जो ऐसा नहीं है कि सबका परसिक्यूशन हो रहा है। तो इसमें जो 6 रिलीजन को आपने अपने आप ही मान लिया कि परसिक्यूशन हो रहा है तभी आ रहा है, और कोई कंडीशन रखा ही नहीं। तो इस बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, अभी हम 19 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। तो देखते हैं क्या होगी। फिर यहाँ पे ये पॉइंट है अपोजिशन का एंड जो गवर्नमेंट का पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का मतलब हो जाता है कि जिसके साथ अगर एग्रीव पार्टी है, जैसे मेरे साथ कोई घटना घटी तो मैं जाके केस करूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी और को की चोरी हुई मैं जाके केस कर रहा हूँ। बहुत कम केस में होता है लोकस स्टैंडाई हटा दिया जाता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि मुझे इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं जिस केस को लिखवाने में जा रहा हूँ। पता चले कहीं और कुछ घटना हुआ है, मैं यहाँ पे अपने पुलिस स्टेशन पे चला गया इवेंट्स को रजिस्टर कराने। जहाँ पे जिस जुरिडिक्शन में होता है वहीं पे जाके आपको कराना होता है, और जिसके साथ होता है या तो उसका खास रिलेटिव है या तो वो खुद पर्सन है। ऐसा नहीं है कि अननोन पर्सन जाके नहीं कर सकते। तो प्लीज रिमेंबर दैट। एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है, चमेली देवी अवार्ड है, ये जर्नलिज्म में दिया जाता है। इस बार इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कुथार एंड रितिका चोपड़ा को दिया गया है। दे आर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट, चमेली देवी जैन अवार्ड, और ये दिया जाता है जर्नलिज्म में। 2 वीमेंस को दिया गया है, ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा, ये इंडियन एक्सप्रेस के हैं। तो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है जर्नलिज्म में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि राजनाथ सिंह ने इनॉर्गोरेट किया स्टेट ऑफ आर्ट हेडक्वार्टर फॉर द नेवी। नेवी का एक प्रॉपर एक कोर हेडक्वार्टर नहीं था, रीजनल ऑफिसेस बहुत थे लेकिन कोर ऑफिस नहीं था। तो इसको हमने न्यू दिल्ली में बनाया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो हेडक्वार्टर नेवी का बिल्टअप किया गया है कहाँ पे है, तो दिल्ली में आप याद रखिएगा, दिल्ली कैंटोनमेंट। एंड इसको पूरी ग्रीन रेटिंग दे के किया गया है प्रॉपर तरीके से। ग्रीन रेटिंग का मतलब होता है कि उसकी जो एनर्जी इफिशियंसी है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वाटर इफिशियंसी है, सबको कंसीडर किया जाता है ये वो इफिशियंट रूप से है कि नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये रेलवे को लेके है। रेलवे जीएस पेपर 3 में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रेलवे प्लान्स टू डेवलप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स ऑन द एस्पिरेशनल सिटीज, और जिनकी आबादी 10 लाख से के पास आसपास है वहाँ पे करेंगे। और इसमें ये क्या करने वाले हैं कि पैसेंजर स्पेसिफिक, जो पैसेंजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाए, जैसे कि क्लीनलीनेस ऑफ द कोच है, प्रॉपरली मेंटेन एमिनिटीज है, ये सबको ध्यान में रखेंगे। और यस, दिस इज ऑल अबाउट। एक चीज और याद रखिएगा, जो रेलवे का रिसोर्स एंड स्टैंडर्ड फिक्स करता है वो उसको आरडीएसओ कहते हैं, रिसोर्स डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, लखनऊ। प्लीज रिमेंबर इट्स हेडक्वार्टर इज इन द लखनऊ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 2890 करोड़ का डील है विद द HAL फॉर द ड्रोनियर्स। सो ड्रोनियर्स क्या है? ड्रोनियर्स आर द UAV, जैसे कि होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV। ओके, और इनका प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूज यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइमरी यूज क्या है? दे आर यूज फॉर द मैरीटाइम सर्विलेंस, कोस्टल सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम डोमेन एंड डोमेन अवेयरनेस। ओके, प्राइमरी तो ये हो गया, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस सर्विलेंस इसी का यूज है, मिलिट्री यूज है। और सिविलियन यूज क्या है इसका? जब डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करते हैं, सर्च एंड रिस्क ऑपरेशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एंड कम्युनिकेशन लिंकिंग। तो ये हो गया सिविलियन यूज। तो प्राइमरी यूज क्या है? प्राइमरी यूज तो सर्विलांस मिलिट्री यूज ही है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज है, नो पोर्टिंग अलाउड विद इन द 7 days ऑफ सिम कार्ड स्वैप। तो सिम कार्ड स्वैप क्या है और पोर्टिंग क्या है, इसको जानेगा। सिम कार्ड स्वैप ये है कि जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं और आपका सिम कार्ड खो जाता है या डैमेज हो जाता है, जैसे आपने सिम कार्ड खरीदा, ये सिम कार्ड मैंने बना दिया इसको, और आपका ये डैमेज हो गया या खो गया, कुछ भी हो गया, तो आप जाते हैं अप्लाई करते हैं, आपको नया सिम कार्ड मिल जाता है। तो इसको कहते हैं स्वैपिंग। ओके, पोर्टिंग क्या होता है? आप अभी मानिए कि जियो चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि BSNL पे मुझे जाना है, तो आप जाएंगे ऑपरेटर से बोलेंगे, तो ऑपरेटर से एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको जियो से BSNL पे शिफ्ट कर देगा, नंबर सेम रहेगा। इसको पोर्टिंग कहते हैं।
ये कई बार लोग सिम नया किसी का मिला, कैसे भी अप्लाई करके वो नया लेते थे और तुरंत पोर्ट करके दूसरे पे ये शो करते थे कि ये नया नंबर है, डिस्पाइट कि ये 3 सालों से जियो के लिए यूज हो रहा है। अभी तुरंत मैंने बीएसएनएल को कराया तो ये मैं शो करने लगूंगा कि ये तो न्यू नंबर है। तो ये एक था, उसको बैन कर दिया। ट्राई ने कहा कि तुरंत पोर्टिंग नहीं हो सकती है, आप सिम स्वैप कीजिए, कम से कम 7 डेज आफ्टर दैट देयर विल बी द स्वैपिंग। एक चीज और जानिएगा, यूनिक पोर्टिंग कोड दिया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा। ऑपरेटर्स के बाद जब आप कहेंगे कि मुझे पोर्ट करना है, नंबर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भेजना है, एयरटेल टू जियो, जियो तो जियो टू द एयरटेल और जियो टू द बीएसएनएल, तो आपको पोर्टिंग करना पड़ेगा। तो आपको यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। ओके, अभी क्या क्या साइबर क्राइम से लेके हमने रूल बनाया है। एक तो हमने ये बनाया है कि एक एंटी स्पैम मेजर हमने लिया है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री बनाया है। साथ ही साथ में एक चक्षु पोर्टल बनाया है, जहां पे आपके साथ लगे कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो। कहीं पे भी साइबर सिक्योरिटी से आता है क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमें आर्मी में हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ टू ऑपरेट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। और अपाचे हेलीकॉप्टर जो पहला अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये दूसरा है, ये याद रखिएगा। पहला क्या है, पहला ऑलरेडी हमारे पास इंडिजीनियसली का मतलब होता है जो हमने इंडिया में ही बनाया है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो ऑलरेडी है। फिर हमने अपाचे को भी लिया, इसका जो फुल नेम है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और इसको हमने किससे खरीदा है, यूएस की जो बोइंग कंपनी है इससे खरीदा है। तो प्लीज रिमेंबर दैट, यूएस की बोइंग कंपनी है उससे खरीदा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रीट पीसेस में पूछ देता है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक आ गया कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कितना है इंटरनल सिक्योरिटी में। अपाचे को भी ऐड किया है, AH-64E अपाचे इसका फुल नेम है, कहीं पे भी पूछ दे तो याद रखिएगा बोइंग यूएस का है। अपाचे क्या है, अपाचे एक ट्राइबल है जो यूएसए के साउदर्न एरिया में रहते हैं। ये अपाचे उनका लैंग्वेज भी है ट्राइबल लैंग्वेज। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो हम रस्सा में जो अभी इलेक्शन चल रहा है क्या कंडीशन, एक नजर डालते हैं। ये पहले पैराग्राफ में दिया है कि इलेक्शन हो रहा है इस समय और कैंडिडेट्स कौन कौन है। पुतिन का क्या अभी तक रिकॉर्ड रहा है, पुतिन फर्स्ट टाइम 2000 में इलेक्ट हुए थे, फिर 2004 में इलेक्ट हुए थे, 2008 से 12 में वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि जो रसा का कॉन्स्टिट्यूशन था वो लगातार 3 बार कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट बनने नहीं देता था, लेकिन 2020 में अमेंडमेंट हो चुका है, अब लाइफ टाइम के लिए पुतिन रह सकते हैं। एज लॉन्ग एज पुतिन इज अलाइव ही कैन बी प्रेसिडेंट। तो वहां पे ये है। तो 2000 उस समय रूल था, अभी अमेंड नहीं किया था, तो उन्होंने अपने खास जो वफादार थे डिमिट्री मेडवेडेव, इनको इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया था और ये एकदम वफादारी से इनको 4 साल बाद सत्ता दे दिए थे। फिर 2012 के बाद कंटिन्यू तो है ही है। तो ये देखते हैं कि कंटिन्यूअसली ही इज इनटू द पावर। और अभी का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अपोजिशन देख लेते हैं। अपोजिशन में 3 कैंडिडेट ये हैं। अब ये तीनों जो अपोजिशन में अभी हैं वो एकदम टोटली लॉयल है, सपोर्टिव है पुतिन के। तो एक तरीके से एक खेल टाइप का हो गया दिखाने के लिए कि हाँ इलेक्शन हो रहा है, अपोजिशन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से मैच फिक्स है हु इज गोइंग टू विन। 2 अपोजिशन जो तगड़ा था, लेकिन इसमें से एक का अभी डेथ हुआ है, अलेक्सी नवाल्नी को, इनका डेथ ही हो गया। अभी प्रिजन में इनको डाल दिया था, प्रिजन में पता चला कि इनका डेथ हो गया। गवर्नमेंट से पूछा गया डेथ कैसे हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हमको नहीं पता है। घर वालों ने बोला कि पुतिन ने मर्डर करवाया है, तो गवर्नमेंट ने कहा हमने मर्डर भी नहीं कराया। फिर पूछा कि डेथ कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता है डेथ कैसे हुआ। दिस इज द गोइंग ऑन। एक दूसरे जो थे बोरिस नाडेजडीन, ओके, ये भी एक अच्छे कंटेंडर थे, लेकिन अब इनको वहां का जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि ये एलिजिबल नहीं है, डिबार्ड ही कर दिया, कहा कि ही इज नॉट डिजर्विंग। एंड सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ द रशियन फेडरेशन, वहां के इलेक्शन कमीशन का नाम है, उन्होंने डिबार्ड ही कर दिया। दिस इज द कंडीशन। अब एक तरफा मैच हो रहा है। क्यों मैच एक तरफा है, क्योंकि दिस इज द कंडीशन। वहां पे इस समय रस्सा में है कि आर यू फॉर और अगेंस्ट द पुतिन, मतलब आपको तो वो कैसे भी करे विन तो उन्हीं को होना है। अगर लेकिन अपोजिशन में डाल दिया तो लॉयलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा।
ओके, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे हुआ कि इट विल नॉट बी एन इलेक्शन बट इट इज प्लेबिसाइड फॉर द लॉयलिटी ऑफ द पुतिन। साथ साथ ये भी हो जाएगा कि एक तरीके का रेफरेंडम हो जाएगा कि यूक्रेन वॉर के सपोर्ट में कितने हैं। अगर पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं तो यूक्रेन वॉर के सपोर्ट में। अभी रशिया में एक पोल हुआ था, वहां पे देखा गया है कि पुतिन का सपोर्ट अभी भी बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट 85% लोगों का मानना है कि पुतिन का जो डिसीजन है यूक्रेन पे एकदम सही है, और मिलिट्री एक्शन भी सही है। 77% लोगों ने कहा है कि सही है। दिस इज द लेवल ऑफ द सपोर्ट पुतिन इज एंजॉयिंग इन द रशिया। अब क्या रीजन है, क्या ऐसा क्या हो गया कि पुतिन इज सो मच फेमस? द फर्स्ट रीजन इज दैट जो यूक्रेन वॉर है उसी का बहुत यूज किया है पुतिन का, एक तरीके से जो लेजिटिमेसी है उससे भी बहुत बनी है। इसको कहा जाता है कि मिलिट्री केनेसियनिज्म। क्या है, पहले तो ये जानिए केनेसियनिज्म क्या है। ये एक तरीके का इकोनॉमिक थ्योरी है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर कहीं पे किसी इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्टिव रोल में आना चाहिए, और खासकर उस एरिया में जहाँ पे जॉब क्रिएट हो सके, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे कि वेलफेयर मेजर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मिलिट्री केनेसियनिज्म ऑफ द पुतिन ये है कि जब यूक्रेन से वॉर हुआ तो जो रशिया को है उसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पे यूज है। तो इन्होंने नए नए मिलिट्री इंडस्ट्री स्टार्ट किए, और जो इंडस्ट्रियल पहले से ही थे उसको इन्होंने तेज कर दिया प्रोडक्शन। और अब जो है वहां पे जो डिमांड भी हो गई है ज्यादा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की, सेम टाइम देयर इज मोर डिमांड फॉर द स्किल्ड लेबरर्स एंड वर्कर्स। तो जॉब भी क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी जा रही है, क्योंकि जो वॉर में डेथ हो रहा है उनको भी, उनके घर वालों को भी पैसा मिल रहा है। और रशिया अपने मन मुताबिक अपना ऑयल बेच रहा है, जिससे इसको ऑयल मिले, जैसे कि अभी इंडिया से बेच रहा है, फिर इन्होंने अपना नॉर्थ कोरिया से भी कुछ पैक्ट किया है कि उसको टेक्नोलॉजी देंगे। तो कहीं ना कहीं रशिया, और रशिया एक चीज और भी है कि वो जो एंटी वेस्टर्न कंट्रीज है उनका सपोर्ट भी पा रहा है, और ये शो कर दे रहा है देखो वेस्ट का दो चेहरा है। सक्सेसफुल है रसा, इसमें बहुत सक्सेसफुल है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। दूसरी चीज ये है कि रसा अपने आप को पुतिन ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो कल्चरल वैल्यू है रसा का वो केवल पुतिन ही सर्व कर सकता है और कोई नहीं सर्व कर सकता है। और वेस्ट क्या चाहता है, वेस्ट अटैक कर रहा है। जैसे आपको जान के बहुत थोड़ा सा वो होगा कि रसन जो सोसाइटी है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को फेवर करती है। आपको लग रहा होगा कि बहुत इंडिविजुअलिज्म है, बहुत लिबरलिज्म है, नहीं है। जो वेस्ट का वैल्यू है लिबरलिज्म एंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कहीं ना कहीं काउंट जो रसन वैल्यू है कम्युनिटेरियन एंड सोशल वैल्यू ऑफ द रसा। कम्युनिटेरियन मीन्स होता है कि कम्युनिटी को प्रेफरेंस देना एज पर्सपेक्टिव टू द इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स के आके कम्युनिटी राइट्स को नीचे रख दिया जाता है। दैट इज द वेस्टर्न। अब पुतिन ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट वांट टू इम्पोज ऑल दिस वैल्यूज दैट आई विल नॉट लेट हैपन इनटू द रसा। दिस इज द थिंग दैट इज होता है ना, हर तरीके से जो लीडर राइज होता है, जो लीडर ऊपर उठता है, वो बोलता है ना कि मैं कल्चर को प्रोडक्ट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग ना? We can compare with the any of such thing. In the Pakistan, there is the leaders that so that they are protecting the Islam. Same is happening in the Iran. Iran में भी जो theological state है, कहीं ना कहीं शो करता है ना कि मैं ही तो हूँ असली ट्रेडिशन को बचाने वाला। कहीं ना कहीं people will trust you कि और कोई आएगा तो नहीं हो पाएगा। This is the thing. अब ये बात होती है कि क्या केवल यही चीज है कि एकदम पुतिन को सेंट्रल पॉइंट पे ला दिया है? नहीं, अभी भी अगर देखा जाए कि पुतिन ही सब कुछ है तो नहीं है। पुतिन इज देयर बट यस देयर इज द एलिट सेक्शन दैट इज कंट्रोलिंग द रसा, और पुतिन उस एलिट सेक्शन को कर रहे हैं। व्हाट इज द एलिट सेक्टर? जो सेक्शन है जो बिजनेस क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, और जो वहां का पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिकल एलिट्स है, वो सब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो पुतिन है, पुतिन इज वर्किंग एज द आर्बिटर। पुतिन ये शो कर रहे हैं कि हम आप सभी में एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये लॉयल्टी शो करने के लिए कि नीचे हमें ज्यादा पावर मिलेगा।
आर यू गेटिंग ना? यहाँ पे कंपटीशन इन एलिट्स में है कि ज्यादा लॉयलिटी शो करके होता था ना, जब मुगल थे तो जमींदार दिखाते थे कि मैं ज्यादा वफादार हूँ, ज्यादा से ज्यादा जागीर मिले, ये भी जागीरदारी है वहां के, और राजा पुतिन दैट इज देयो। अब ये आ रहा है कि रसा पॉलिटिकल जो कल्चर है वही जो ऑटोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन रूल है उसको परपेचुएट करता है। यहाँ पे कई थ्योरी है, जैसे एक थ्योरी कहता है कि रसा का जो पॉलिटिकल कल्चर है कंटिन्यूअसली वो शो करता है कि क्रेमलिन, जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, जहाँ पे लॉ बनता है, लेजिस्लेचर होते हैं, जहाँ से पावर सेंटर होता है, उसको क्रेमलिन कहते हैं रसा में, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं व्हाट इज द हिस्ट्री, ऑटोक्रेटिक रेजिम, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनटू द रसा। आप देखते हैं कि यूएसएसआर के अंडर जो कम्युनिस्ट रेजिम थी, अथॉरिटेरियन थी, कंटिन्यूअसली अंडर द स्टालिन, वो तो एकदम पीक पे चला गया था। तो दिस इज दैट द रसन हिस्ट्री। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वहां पे रसन डुअल थिंक है, रसन के अंदर डेमोक्रेट्स भी है और अथॉरिटेरियन भी है। डेमोक्रेट जो पर्सनल लाइफ में है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेट सोसाइटी है, वहां पे ऐसा नहीं कि इम्पोज कर रहे हैं दूसरे को कि इसी से शादी करो, होता है ना किसी किसी सोसाइटी में फैमिली डिसाइड करती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जहाँ पे फैमिली लेवल पे है वहां पे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो फैमिली में है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है। लेकिन जहां पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात हो रही वहां पे ऑटोक्रेट्स हैं, क्योंकि एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि द रिजल्ट ऑफ द अनफॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस ऑफ द रसा सोवियत पास्ट, जब इन्होंने 1980 85 के बाद से जब इन्होंने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, जब इन्होंने अपना मार्केट खोलने की कोशिश की, जब यहाँ पे लिबरलिज्म लाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट डिसरप्ट हो गया था, केवोस हो गया, यूएसएसआर टूट गया। वो हिस्ट्री है कि उसको ये बताते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू और द लिबरल वैल्यू एट द यूनियन लेवल, एट द टॉप लेवल इज नॉट गुड फॉर द रसा, ऐसा कुछ है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, एक रसा को समझना काफी मुश्किल है। चर्चिल ने भी 1939 में ही बोला था कि द रसा इज द रीडल wrapped in the mystery inside an enigma। ओके, सो रसा को जान पाना बहुत मुश्किल है, दिस इज ए मिस्ट्री। बहुत से थ्योरी है कि ये है वो है। एक चीज इंड में इन्होंने बोला है कि रसा, जो आप कुछ भी कहिए, लेकिन जिस तरीके से रेजिलियंस शो किया है रसा ने, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सक्सेस स्टोरी हो गई है। रसा ने ये देखा है कि आपने वेस्ट ने इतना सैंक्शन करा फिर भी रसा का इकोनॉमी सही है, इन्होंने इतना सैंक्शन लगाया फिर भी रसा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो एंटी वेस्ट है, उनका सपोर्ट जीतने में सक्सेसफुल रहा है। कहीं ना कहीं दिस इज द सक्सेस ऑफ द रसा अंडर द पुतिन। ओके, सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट न्यूज है, ये एम्बेसडर है आयरलैंड की इंडिया में, केविन केली, इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट द आयरलैंड। सिर्फ इन्होंने बहुत सी चीजें कही हैं कि हम में ये गुड है वो गुड है, हम हमेशा अच्छे वैल्यू को लेके चलते हैं, हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग इज देयर। वनली जो हमारे लिए रेलिवेंट है, एक चीज जानिएगा कि 10,000 स्टूडेंट आयरलैंड में है इंडिया के, और 80,000 इंडियंस आर लिविंग इनटू द आयरलैंड। तो प्लीज रिमेंबर, यही जानने लायक है। एक चीज और जानने लायक है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है, कि जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अंडर द एनी बेसेंट एंड द तिलक, बाल गंगाधर तिलक, that has the similarity with the home rule movement in the आयरलैंड, उसको आयरिश होम रूल मूवमेंट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज वहां से हमने ट्रेस करने को मिल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो एडिटोरियल है, और वो यहाँ इन्फ्लेशन से लेके है। जो फूड इन्फ्लेशन है कंटिन्यूसली हाई रहा है, इसको लेके इन पे डिफरेंट एरिया का यहाँ पे डेटा मेंशन किया गया है। लेकिन हमें इसके इतने डीप में नहीं जाना है, हमें ये सिर्फ जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो भी हम कभी भी देखते हैं वो हमेशा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जो न्यूज में निकला रहता है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में है उन सबको ऐड करके हेडलाइन इन्फ्लेशन बनता है। तो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन। एंड कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन, अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड एंड एनर्जी प्रोडक्ट को निकाल दें तो वो कोर बन जाता है। तो यू शुड नो द फर्स्ट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन,
हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज दिस? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी है, प्लीज रिमेंबर दैट। जो कोर है, कोर इन्फ्लेशन, एक चीज और याद रखिएगा, जो यस इसमें इसमें ऑल हो गया, इसमें ऑल माइनस फूड प्लस एनर्जी। अगर ऑल में से फूड एंड एनर्जी निकाल दे तो कोर हो गया। कोर ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि जो फूड प्राइस होता है और जो एनर्जी प्राइस होता है वो काफी चेंज होता है, बहुत जल्दी वॉलेटाइल होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर कभी भी बारिश ज्यादा हो गया, फसल खराब हो गई, तो आप देखेंगे कि टमाटर का जो रेट होता है 20 रुपए से 200 रुपए जाने में टाइम नहीं लगता है। ओनियन का प्राइस 30 रुपए से 300 जाने में टाइम नहीं लगता है। वापस 2 महीने बाद जब फसल वापस अच्छा हो जाता है, इंपोर्ट होने लगता है, तो वापस 200 से 300 से वापस 20-30 रुपए पे आ जाता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पेन खरीदने गए, जो आप नॉर्मल पेन यूज करते हैं 10 की जगह पे 200 में बिक रहा है, कभी देखा है? नहीं देखा। 10 से 12, 11 यही होता है। 15 हो गया होगा 4-5 सालों में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 से 100 नहीं जाता है। नोटबुक आप लाने जाते होंगे 100 से 110, 120 होता होगा, कभी नहीं देखा होगा 100 से 1000 चला गया, 1000 से 10 आ गया, क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल है, इनमें इतना जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। फ्लक्चुएशन एनर्जी में भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होता है। क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? वेस्टर्न कंट्रीज। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में युद्ध शुरू हो गया, वॉर, बैटल, अगर कोई इनस्टेबिलिटी आ गई पॉलिटिकल, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो प्राइस होता है फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर दोबारा सब कुछ स्टेबल हो गया तो प्राइस गिर के नीचे आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस, जस्ट यू शुड नो दिस थिंग। नेक्स्ट एडिटोरियल में जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो जो आंध्र प्रदेश में डेवलप हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का अलायंस हुआ है टीडीपी से, तो इसको याद रखिएगा। टीडीपी एंड बीजेपी इज नाउ इन द अलायंस। बीजेपी के लिए ये बहुत ही एक मेजर ब्रेक थ्रू है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की हालत बहुत खराब थी। 2019 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 0.84% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं जीत पाए थे असेंबली इलेक्शन में, 0 सीट मिला था। तो अब टीडीपी काफी डिस्पाइट, ये पहले भी अलायंस में थे, इलेक्शन के पहले इन्होंने अलायंस तोड़ लिया था, अपने दम पे लड़े थे, लेकिन अपोजिशन में थे, अच्छा खासा वोट मिला था 40%, लेकिन सीट काफी कम मिला था। सीट इनको 175 में से मुश्किल से 20-22 सीट मिला था, 23 सीट मिला था। ओके, 40% वो मिला था, सीट केवल 23 मिला था 175 में से, और 100 नियर अबाउट 152 सीट जो मिला था वो YSRCP, जो YSR यहाँ पे YSRCP ये जगन मोहन रेड्डी के अंडर में है। अब इनके खिलाफ एक तरीके से वो है, क्या कहते हैं, इनकम्बेंसी। ओके, काउंटर इनकम्बेंसी ही हो। YS शर्मिला इनकी सिस्टर है, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस समय हालत अच्छा हो गया क्योंकि सी हैव द सिंपैथी। उनके पास कहीं ना कहीं जगनमोहन रेड्डी के जो पार्टी की वोट आएगा वो कहीं ना कहीं इनके पास। तो मेन पार्टी क्या हो गया? टीडीपी हो गया, कांग्रेस हो गया और YSRCP हो गया। एक और पार्टी आया है अभी, पवन कल्याण जो वहां के एक्टर है, उन्होंने अपना खुद का जन सेना पार्टी बनाया है। उन्होंने 6% वोट मिला था उनको लास्ट इलेक्शन में, 1 सीट भी जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से एक पार्टी उभर के आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वोट बंटता है, एक ट्राइंगल बनेगा, कौन किसका वोट कट करता है उस पर डिपेंड करेगा कि किसको फायदा हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा वोट कट करके YS शर्मिला को गया तो कहीं ना कहीं टीडीपी का वोट बेस बना रहेगा, टीडीपी को फायदा हो जाएगा। देयर इज द ट्रायंगुलर इक्वेशन, देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आंध्र प्रदेश को लेके है। यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री वरहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, और इसी के पास एक कम्युनिटी रहती है। ये टेम्पल है और ये कॉलोनी है ट्राइबल पीपल का, और ये ट्राइबल पीपल को कोंडा डोरा ट्राइब है, और इनको अब मंदिर का यह प्लान है कि थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए। अब बढ़ाने पे जो ट्राइबल कॉलोनी है इसके अंडर में आ जा रही है, और ट्राइबल पीपल वहां से जाने को तैयार नहीं है। सेटलमेंट का प्रोसेस हो रहा है,
तो इसको लेके वहां पे थोड़ा सा हो रहा है कि कैसे सेटल किया जाए, इसलिए ये न्यूज में है। ट्राइबल जो कोंडा डोरा है, इनका जो लैंग्वेज है कुई है, KUI, ये वाला लैंग्वेज बोलते हैं, द्रविडियन फैमिली का ये है। ओके, और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ओके, गवर्नमेंट अपना प्रसाद स्कीम, जो प्रसाद स्कीम है उसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके अंडर में जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर है उनको डेवलप किया जा रहा है टू प्रमोट द टूरिज्म। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, वो बोले हैं कि इसके अंडर में भी एक्सपेंशन होगा तो कहीं ना कहीं इनके कॉलोनी को इम्पैक्ट आएगा। एक और गवर्नमेंट का स्कीम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन स्कीम। इसके अंडर में हाउसिंग की भी फैसिलिटी है, पुअर जो फैमिली होता है उसको, तो उन्होंने बोला कि इनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। जो खुद टेम्पल मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि हमने खुद करा है इनके लिए, तो कहीं ना कहीं डबल हो जा रहा है, तो दोनों कैंसिल कर दिए हैं, ये भी एक इश्यू आ रहा है। तो यू शुड नो दिस स्कीम इज फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। ओके, वन मोर थिंग यू शुड नो इन दिस न्यूज इज दैट दिस विशाखापट्टनम, जिस सिटी में ये टेम्पल है और ये इशू हो रहा है, वो जिस हिल रेंज में सिचुएटेड है उसका नाम है सिम्हाचलम हिल। सिम्हाचलम हिल, ओके, सिम्हाचलम इस टेम्पल का नाम श्री वरहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ये वरहालक्ष्मी, ये टेम्पल जो है मेन डीटी है वो लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। जो टॉपिक अभी तक हमने किया उससे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ चक्षु पोर्टल? ए, रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन। B, facilitating online telecom bill payments. C, registering complaint about poor mobile network coverage. D, tracking the location of lost or stolen mobile phones. Please answer. Next question, question number 2. India signed a deal with the American company for the procurement of AS-64 Apache attack helicopters. A, Lockheed Martin. B, Boeing. C, Northrop Grumman. And D, Raytheon. Question number 3. The Simhachalam hill range is located in which of the following Indian state? Tamil Nadu, B, Kerala, C, Andhra Pradesh, D, Odisha. Question number 4. Sri Varahalakshmi Narasimha temple is situated in the A, Simhachala hill, B, Nallamala hill, C, Palkonda hills, D, Araku Valley. Question number 5. The Konda Dora tribe is family found in which of the following Indian state? First, Kerala and Tamil Nadu. B, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. C, Andhra Pradesh and Odisha. D, Arunachal Pradesh and Assam. Please answer. Next question. Which of the following is the primary language spoken by the Konda Dora tribe? Gondi, Kui, Udiya, Telugu. Please answer. अभी हमने किया है. Question number 7. Identify the traditional form of agriculture practiced by the Konda Dora tribe. Terrace farming, intensive monoculture, shifting cultivation. D, pastoralism. Question number 8. To which language family does the Q language spoken by the Konda Dora belongs? Austroasiatic, Dravidian, Indo-European. D, Sino-Tibetan. Which one? So please answer each of these questions, read carefully, and we will discuss all these things under the Furious 5 session. So I hope that most of this area that is relevant for the UPSC from the today's newspaper we have covered here. We will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.